हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे इसमें एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, और भी कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो बेटे इससे पहले जो भी आप लोग में से न्यू इस चैनल पे आए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। राइट, देखिए बेटा, पहले हमारा क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अब एडवांटेज क्या है, अगर हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो यह हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अकाउंट बनाते हैं हम पूरी सिस्टमेटिक तरीके से, राइट। तो यह बिजनेस के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हमारा एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशंस यानी फाइनेंशियल पोजीशंस का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो भी हुआ उसकी फुल इंफॉर्मेशंस हमें देता है। तो ये पहला हमारा एडवांटेज है। सेकंड है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट को बिजनेस को प्लान करने में, आगे डिसीजंस लेने में, ठीक है, और बिजनेस के बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने में तो यह मैनेजमेंट को असिस्ट करता है एक अच्छा डिसीजन लेने में, राइट। तो ये भी हमारी एक एडवांटेज है। अगर हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या करता है, आगे के डिसीजंस, आगे की प्लानिंग, बिजनेस का प्लान, ठीक है, करता है। और बिजनेस के बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिसको वो इसी के बिहाफ पे आगे सॉल्व भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्लेसेस मेमोरी। बेटा अब क्या होता है, रेगुलर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हमारे एंट्रीज होती है। अब इतनी चीज़ों को मेमोरी में यानी कि अपने दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कई चीज़ें हम क्या होता है कि हम भूल सकते हैं। तो यही रीज़न है कि हम अगर अकाउंट्स बना लेते हैं तो हम सारे चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से और टाइमली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हम मेमोराइज कर सकते हैं उस ट्रांजेक्शन्स को, कभी भी हम देखें तो उसको रिमेंबर हम कर सकते हैं कि ये चीज़ें ये हुई थी। बट अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ अगर आप लिखो नहीं, सोचो कि हम याद रखेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है बेटा, क्योंकि बिजनेस में रोज़ पता नहीं बिजनेस के साइज के बिहाफ पे कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स एक दिन में होती है। ठीक है, और महीनों में तो पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन्स हो जाएगी। तो कितनी चीज़ों को आप याद रखोगे। अगर एक या दो कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके लेने और देने का आपका कम हो गया या ज़्यादा आप नहीं याद रहा, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि आपका लॉस हो सकता है, आपके बिजनेस का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिप्लेस करने के लिए भी आप अकाउंटिंग बनाते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब बेटा क्या है कि इसमें कंपैरेटिव हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ का करते हैं, इन दो तरह का कंपैरेटिव स्टडी होता है। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, जिसको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर इसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में कितना हमारा है और करंट ईयर में हमारा क्या हमारी प्रॉफिट हुई थी, क्या लॉस हुआ था, क्या बैलेंस शीट मीन्स कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी, इसके बारे में हमें पूरा जो नॉलेज होगा वो पूरी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, ठीक है, नॉलेज मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, वो आपका अकाउंटिंग से मिलता है। तो पहला एडवांटेज तो ये हुआ। सेकंड, हम कंपैरेटिव कैसे कर सकते हैं, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। दो या दो से ज़्यादा इंटरप्राइजेज या फॉर्म का हम कंपैरिजन करते हैं बच्चे। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिमिलर टाइप का जो बिजनेस है उससे हम कंपेयर करते हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि उसका ग्रोथ ज़्यादा है, हमारा ग्रोथ कम है, या उसकी प्रॉफिट ज़्यादा हुई, मेरी प्रॉफिट कम हुई, या मेरी प्रॉफिट ज़्यादा हुई, उसका कम हुआ। ठीक है, मेरा टर्नओवर ज़्यादा हुआ, उसका कम हुआ। तो ये सारी चीज़ों का कंपैरिजन करने से हमें अपनी छोटी से छोटी गलतियों का पता लगता है, हम कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि कौन कौन सी चीज़ें वह सिमिलर टाइप के जो फॉर्म है या कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसने किया और हमने क्या नहीं किया। ठीक है, और या फिर हमने अच्छा किया, ठीक है, उसने नहीं किया। तो इस तरह से कंपेयर करके हमें मालूम हो जाता है। तो ये आपका एक बहुत बड़ी बेनिफिट होती है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर आपका नहीं, आप अकाउंटिंग मेंटेन करते तो कैसे इन चीज़ों को आप
कंपेयर कर सकते थे, और कंपेयर करके ही आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हो और बेस्ट से बेस्ट अपना डिसीजन ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यह आपका कंपैरेटिव फैसिलिटेट करता है, ये कंपैरेटिव स्टडीज़ का भी। ठीक है बच्चे, तो देखो जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप इसको हेडिंग यही आपको रखना है, ठीक है ना। जो आपका ये पॉइंट्स है ये सेम रहेगा, बट इसके अंदर की चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अब बेटा आपको पता है कि टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो टैक्स हम कैसे पे करें, इसका भी एक्यूरेट ईयर के एंड में हमें मालूम होता है। जब हम अकाउंटिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं तो ईयर के एंडिंग में हमें मालूम होता है कि कितना हमें टैक्स, इनकम टैक्स कितना पे करना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कितना पे करना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एविडेंस होता है कि हम जो ट्रांजैक्शंस का करते हैं उसका एक करेक्ट वैल्यू हमें मालूम हो जाता है, और उसके बिहाफ पे हम टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ होता है। तो अगर कभी भी मान लो कि कभी गवर्नमेंट के थ्रू से कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगर चेक करने के लिए आती है तो हम प्रॉपर तरीके से उसे दिखा सकते हैं कि हमने जो टैक्स दिया है वो हमने प्रॉपर दिया है। देखिए हमारी ट्रांजैक्शंस ये है, हमारा प्रॉफिट इतना हुआ, ठीक है, हमारे इतने एसेट्स हैं, इतने लायबिलिटीज है, इसी के बिहाफ पे हमने आपको टैक्स दिया है। तो ये एक अच्छा एविडेंस माना जाता है बेटा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका फैसिलिटेट्स लोन। अब बैंक वगैरह या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाते हो कि हमें लोन चाहिए, तो लोन जो आपको दिया जाएगा बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वो आपके अकाउंटिंग के परफॉर्मेंस के बिहाफ पे दिया जाएगा कि अकाउंट्स में किस तरह का एंट्रीज है, कितना आपका पोटेंशियल है, वो सारी चीज़ें कि आपकी सेल्स कितनी होती है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही डिसाइड करता है कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आपको कितनी लोन प्रोवाइड करेगा वो, तो राइट। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग अगर आपका प्रॉपर तरीके से है और सही ढंग से आपने मेंटेन करते हैं आप, तो आपको कोई भी बैंक आपको उसके बिहाफ पे लोन देता है, और कितना देता है वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है आपका अकाउंटिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कभी भी अगर आपको लोन लेना हो तो आपको ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एविडेंस इन कोर्ट, राइट। कोर्ट में भी एक अच्छा ये गुड एविडेंस के रूप में माना जाता है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, हमेशा, तो आप कोर्ट भी उसको जो है सो गुड एविडेंस के रूप में मानता है, और यह आपके लिए बेटर होता है कि आप रेगुलर बनाएं। अदरवाइज अगर किसी का अकाउंटिंग नहीं बनता है तो क्या एविडेंस है कि क्या ट्रांजैक्शंस हुआ था, कब लिया था, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, कितना डेटर से लेना है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप केस कैसे करोगे, या कोई भी आप पे अगर केस कर दिया तो आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे, राइट। तो इसमें ज़्यादातर आपके ना 6 मार्क्स तक आ सकते हैं, ठीक है। तो आप 6 पॉइंट्स मैक्सिमम आप कर लो, 7 तक मैंने करवा दिया, इसमें से कोई भी 6 आप कर सकते हो, राइट। इसके बाद हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी क्या क्या लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग के, यानी इसको आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो कि डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के डिसएडवांटेज क्या है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग क्या होता है, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होता है वो तो एविडेंस के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम एस्टिमेटेड हम बनाते हैं, ठीक है, और एस्टिमेटेड हम वैल्यू शो करते हैं, राइट, जिसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस वेरिएबल हो जाता है। अगर हम एग्जांपल लें कि ऐसे कौन से एंट्रीज है, तो आप देखो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी एसेट्स की एक यूजफुल लाइफ एस्टिमेट बनाते हैं कि यह 10 सालों तक हम यूज करेंगे, 15 ईयर्स तक ये यूज हो सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से चलाते हो। लेकिन हर फॉर्म, हर इंटरप्राइजेज अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, यूजफुल लाइफ का एस्टिमेटेड एज्यूम करता है, ठीक है। फिर हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे कि डेटर हमारा जिससे हम पेमेंट लेंगे, यानी हमने उसको क्रेडिट पे गुड्स दिया होगा, सेल किया होगा, उससे हमें पेमेंट लेना है 2 या 3 महीने बाद। तो कई बाई चांस मान लो कि हमें लगता है कि नहीं कुछ % जो हमने दिया है वो डूब सकता है,
हाँ, शायद वो बैंकरप्ट हो सकता है पर्सन, वो नहीं दे पाएगा पैसा, उसकी बिजनेस चल नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट्स का मतलब कि हम डाउट करते हैं कि मे बी हो सकता है कि इतने अमाउंट का हमें पेमेंट नहीं मिल पाए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेटेड ही तो बनाते हैं। तो ये जो होता है वो एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, नॉट एग्जैक्ट, इसका कोई एविडेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब एक और भी आप एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का रिलाइजेबल वैल्यू। अब हमारे पास जो स्टॉक बच गया ईयर के एंड में, 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग है, और उस दिन आपका क्लोजिंग स्टॉक मान लो कि बच गया है। अब उसकी मार्केट की वैल्यू में अगर आपका 1,10,000 रुपये है, और उसकी अगर हम सेलिंग प्राइस, अगर हम अपनी बात करें कि हमारे पास जो है उसकी कॉस्ट प्राइस उसकी 1 लाख है, राइट। तो कहा जाता है रूल के अकॉर्डिंग कि जो उन दोनों में कम हो, ठीक है, विच एवर इज लेस, उस वैल्यू को ही हम अपने बुक में दिखाएं। तो अब देखो यहाँ पे हमने एविडेंस क्या कहता था कि जो आपका पेपर पे लिखा हुआ है कि जितने में आपने परचेज किया उसको दिखाओगे, लेकिन लास्ट जब ईयर एंड होता है तो हमें देखना पड़ता है कि रिलाइजेबल वैल्यू, नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की क्या होगी। तो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, राइट। सेकेंड पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब ये बेटा क्या है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स? कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मान लो कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है दो मैनेजर्स के बीच में, राइट। अब उसकी वजह से इंडस्ट्री को यानी कि बिजनेस को कुछ लॉस होता है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उसको हम मॉनिटरी टर्म में नहीं ले सकते, राइट। तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। या फिर आप किसी भी की क्वालिटी या स्किल मैनेजमेंट की है या स्टाफ का स्किल है, उसको हम मॉनिटरी टर्म में हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको भी क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपको पता है, अब मान लो एक मैं एग्जांपल लूँ कि 2 सेल्स पर्सन है, राइट। एक की स्किल बहुत अच्छी है, वो सेल करता है, बहुत दिल से सेल करता है, कभी भी कोई कस्टमर आता है तो उसको बहुत अच्छे से वो ट्रीट करता है, बहुत अच्छे से समझाता है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। और एक पर्सन है जो ठीक है, जो कस्टमर ने मांगा उसे दे दिया, उसका अमाउंट बता दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया प्रोडक्ट के बारे में, ना ही कुछ ऐसा कि उसके फेस पे ऐसा स्माइल हो, ऐसा वेलकम करने का तरीका हो कि ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोगों को लगे नहीं वो बंदा बहुत अच्छा है। और कई बार ऐसे बिहेवियर की वजह से भी लोग उस प्लेस पे पहुंचते हैं जहां उस तरह का सेल्समैन होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसकी वजह से उसका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी स्किल की वजह से सेल्स इंक्रीज हो रहा है, हम बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम उसको इसमें अकाउंटिंग टर्म्स में हम नहीं लिखते, अकाउंट्स में उसकी वैल्यू को हम नहीं लिखते बेटा, ठीक है। तो यह आपका डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का, या आपका इसकी लिमिटेशंस है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेज। प्राइस लेवल चेंजेज क्या होते हैं? अब के टाइम पे अगर हम बात करें कि अगर एक मोबाइल हमने लिया, आने वाले 1 महीने के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें जो वैल्यू पे हमने परचेज किया था, मान लो कि हमने 20,000 का मोबाइल लिया था, तो हम 20,000 ही लिखेंगे। अगर 2 महीने या 3 महीने के बाद उसकी वैल्यू मान लो 15,000 हो गई, तो हम वो जो चेंज होता है प्राइस को, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हमारा जिस रेट पे हमने परचेज किया था हिस्टोरिकल को, हम उसी रेट पे उसको लिखते हैं, राइट। और कई चीज़ें फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, आपने देखा होगा कई चीज़ों में बहुत जल्दी जो है सो अमाउंट चेंज होता रहता है, जैसे फैशन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है फ्रिक्वेंटली, जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन जिस रेट पे हमने परचेज किया है हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो कि फ्लक्चुएट होता है, अमाउंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, हम उस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, राइट, उसे हम नहीं लिखते। क्लियर है? तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये आपका लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि भाई जो रेट पे जिस टाइम में उसकी वैल्यू होगा, मान लो ईयर के एंड में आपका 31 मार्च हुआ और इसी आपने जो अपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर परचेज किया था, तो कंप्यूटर परचेज किया था आपने, सपोज करो कि आपने मई आपने परचेज किया था ये 1 लाख रुपए का, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च क्लोजिंग डेट पे आपकी इसकी वैल्यू हो जाती है 80,000, तो आपको उसका 80,000 आपको शो करना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, उसको 1 लाख ही आपको दिखाना होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होता है, या फिर जो डेप्रिसिएशन आपने डिसाइड किया है कि 5% 10% आप उतना ही शो करते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो मार्केट में क्या रेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हो, तो ये क्या है, ये आपका एक डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस है, क्योंकि हमें वो रिकॉर्ड करना चाहिए जो उस टाइम मार्केट का रेट है जब हमारा क्लोज हो रहा होता है, ठीक है बेटा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसकी, राइट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग में लीड टू द विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग को कई बार हम अपने फ़ायदे के लिए उसको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशंस कर देते हैं अकाउंट्स में। मैनिपुलेशंस का मतलब क्या हुआ कि विंडो ड्रेसिंग करना, मैनिपुलेशंस करना होता है, यानी आप अपने अकाउंट को अपने अकॉर्डिंग, आपको जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको बेटर आप बना देते हो, कभी प्रॉफिट को इंक्रीज कर देते हो, कभी डिक्रीज करते हो, ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स को एज्यूम करके, राइट, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग उसको विंडो ड्रेसिंग कर देता है। ये चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू किया जाता है, सीनियर अकाउंटेंट के थ्रू किया जाता है, ठीक है, तो ये जो चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू जो ये विंडो ड्रेसिंग होता है, ठीक है, या आपका ट्रू और फेयर व्यूज नहीं देता, कि आपका रिजल्ट ट्रू और फेयर बैलेंस शीट नहीं बताता, तो यही रीज़न है कि हम, ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। कुछ चीज़ें हमारे जो होती है वो हम पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम डील करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम, जैसे प्रॉफिट में से हमने रिजर्व कैलकुलेट कर लिया कि भाई आने वाले टाइम पे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम जनरल रिजर्व में रख लेते हैं। ये रिजर्व बनाते हैं हम, रिजर्व इसलिए बनाते हैं ताकि आगे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस में तो उससे उसको सॉल्व करने के लिए इस अमाउंट का यूज हो। या फिर आपको एक आध और भी हम अकाउंट रिजर्व बनाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये होता क्या है, मान लो कि वर्कर्स की ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके इलाज पे जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, ठीक है, उसके लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। तो ये तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर साल इस तरह की कोई हादसा होगा या एक्सीडेंट होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम प्रॉफिट में से वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बेस्ड होता है पर्सनल जजमेंट पे कि हम कितना अमाउंट उसको लिखें, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके थे लिमिटेशंस, राइट। तो इसमें से कोई भी आपका 5 पॉइंट्स आपने कर लिया, कोई 4 पॉइंट्स आएगा, आप उसको डिस्क्राइब कर देंगे, ओके। अब करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है, राइट। तो आपको पता है ये जो आपने 8 पॉइंट्स हमने पढ़ा था कि पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम मेजरिंग करते हैं, फिर उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ठीक है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस करते हैं, एंड देन कम्युनिकेट। तो ये जो आपका रूल है, ये आइडेंटिफाई, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से एक साथ ही रख लेते हैं, वो एक ही पॉइंट्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये हमारा क्या, यही सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, राइट। तो अब देखिए आप, मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो अब ये सिस्टम से ही तो हम रिकॉर्ड करते हैं। पहले हमने किसी के आइटम्स को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, राइट, फिर उसके बाद हमने क्या किया, मेजर किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर उसको क्लासीफाई यानी कि लेजर बनाया, फिर उसको समराइज यानी ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया, और फिर उसको एनालाइज एंड इंटरप्रेटेंस किया, यानी एनालाइज किया, डिसीजंस लिया कि आगे हमें इसको किस तरह से
करना है, राइट। फिर हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स के साथ, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के साथ, जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अकॉर्डिंग उस अकाउंटिंग टर्म्स को देखता है। तो ये हमारा मेंटेन एक सिस्टमेटिक तरीके से ही तो हम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहले हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, फिर हमने आइडेंटिफाई किया। नो बेटा, ये एक सिस्टम से चलता है, राइट। तो सिस्टमेटिक तरीके से ही हम वर्क करते हैं। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, यह आपको मैनेजमेंट को असिस्ट करने में भी काम करते हैं। रोल क्या है? मैनेज को असिस्टेंट करता है, ये हमने सब में पढ़ा अभी तक, ठीक है, कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पे जो है सो डिसीजंस लेता है, ठीक है, आगे का फंक्शंस करता है, इफेक्टिव फंक्शंस करता है कि क्या क्या करना चाहिए उसको आगे, ठीक है, वो स्टेप्स आप उठाता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिहाफ पे ही करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए। फैसिलिटेट्स द कंपैरेटिव स्टडी, अभी हमने आपको बताया जैसे कंपैरेटिव स्टडी वाला, ठीक है, कि इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म कंपैरिजन किया जाता है, जो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया था। ये एक बार मैं आपको दिखा, यहाँ हमने डिस्कस किया था जैसे इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, हमने पिछले साल को करंट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एक होता है दूसरा इंटर फॉर्म कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन टू या मोर इंटरप्राइजेज और फॉर्म, दो या दो से ज़्यादा इंटरप्राइजेज या फॉर्म का कंपैरिजन करते हैं हम सिमिलर टाइप के बिजनेस का, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आती है और उसको हम फिर सॉर्ट आउट करते हैं और अपने बिजनेस को और बेस्ट बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट को और बेस्ट क्वालिटी का हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा कंपैरेटिव स्टडी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, तो अकाउंटिंग का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट हमारा क्या कहलाता है बेटा, कि यह आपका जो है वो गुड एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करती है। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट को रिकॉर्ड किया है अक्सर, तो आपका वो एक गुड एविडेंस के रूप में कोर्ट एक्सेप्ट करती है, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि लोन की फैसिलिटीज़ में आपका ये रोल प्ले करता है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, जो अभी हमने पढ़ा, राइट। वही सारी पॉइंट्स आप यहाँ पे भी इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो हमने एडवांटेज में पढ़ा था, तो वही रोल में भी आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो डबल स्टार, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सबसे पहला होता है हमारा रिलायबिलिटी, यानी जो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आपका होना चाहिए वो रिलायबल होता है। हाँ, मीन्स कि उस पर लोगों का फेथ होता है कि आपने अकाउंट बनाया तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। जब आप सेल और परचेज करते हो तो जो वाउचर्स या डॉक्यूमेंट लगता है वो आपका एक एविडेंस है जिसके बिहाफ पे हम अकाउंट्स में लगाते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स नहीं बना देते हम, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम एजप्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको लिमिटेशंस में आपको बताया था, राइट। तो अगर कोई भी रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस ये देता है हमारा, उसको हम वेरीफाई करते हैं, यह फ्री फ्रॉम वाइस होता है और मटेरियल एरर से मुक्त होता है, यानी कि मटेरियल एरर्स नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। ये आपका जो है सो ये नहीं कि हमारा पर्सनल कुछ भी हम जैसा चाह रहे हैं वैसे हम कुछ एक्सपेंसेस को लिख रहे हैं, कुछ को हम इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। कुछ एक्सपेंसेस हमने इंक्रीज करके लिख दिया कि वाउचर्स वगैरह होता है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसके बिहाफ पे हम ये एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए ये रिलायबल माना जाता है। रिलेवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपका जो है सो यूजर्स से रिलेवेंट होना चाहिए, यानी जो यूजर है आपके इंटरनल एक्सटर्नल उससे रिलेवेंट होना चाहिए, यानी वो आपको उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाए, ठीक है। आपने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने इसमें दी है और वो फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए जैसी उसकी ज़रूरत है, जैसा वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट लगे, ठीक है, कि ये जो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने जो दिया वो उसको लगता है उस यूजर्स को कि ये रिलेवेंट है, ठीक है, और उसके बिहाफ पे वो यूजर्स डिसीजन ले सकता है। थर्ड पॉइंट आपका है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल पोजीशंस आपने बनाया, यानी कि
ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो आपने बनाया, ठीक है, वो इंफॉर्मेशंस अंडरस्टैंडेबल हो, हाँ, यूजर्स उसको अच्छी तरह से इमीडिएट समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से आपका प्रेजेंटेशंस होना चाहिए। यही रीज़न है कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है और सारी कंपनीज उसी को फॉलो करती है, सारे जो फर्म है, इंटरप्राइजेज है, उसी को फॉलो करती है और उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाती है, तभी हम समझ पाएंगे। अगर आप मान लो कि उससे बिल्कुल अलग टाइप से बनाते हो तो उससे समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए कहा जाता है कि ये अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, यानी कि अंडरस्टैंड कर लेता है वो इजीली तरीके से जो आपके जो यूजर्स हैं, राइट। इसके बाद होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कंपेयर हम कर सकते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन हमारा जो था वही पॉइंट्स यहाँ भी काम आएगा कि हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि वो क्या है। देखिए, इंट्रा फर्म कंपैरिजन बेटा जो कि पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो उसको कंपेयर करना को हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। तो ये कंपेयर करने में भी हमें हेल्प करता है, ठीक है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन यानी टू या मोर देन टू इंटरप्राइजेज या फर्म्स जो सिमिलर टाइप नेचर का होगा उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस फैसिलिटीज़ को भी ये प्रोवाइड करता है, यानी कि कंपेरेबिलिटी दिखाता है, शो करता है, राइट, ठीक है। तो इंटर फर्म कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर इंटरप्राइजेज ऑफ द फर्म को हम कंपेयर करते हैं, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, कंपेरेबिलिटी में ये भी हम यही चीज़ को लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, राइट। तो यही हमारा है बेटा, ये 4 पॉइंट्स हमारे इसके अंदर आता है, इसे आप कर लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अ साइंस। यस, अकाउंटिंग इज द बोथ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज द साइंस, ये दोनों ही है। आप कहोगे कैसे? अब बेटा आर्ट्स एक टेक्निक है जिसके बिहाफ पे हम डिजायर ऑब्जेक्ट्स को हम प्राप्त करते हैं, राइट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट आप कैसे खोलोगे? आप देखो आपकी ये आर्ट ही है ना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम ये जो करते हैं ये हमारा क्या है, एक आर्ट है, ये सीखना पड़ता है हमें, ठीक है। अभी आगे आप इसके बारे में अच्छी तरह से सीखोगे, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे एंट्रीज को करते हैं हम, ठीक है। ये एक आर्ट है। आप साइंस कैसे है बेटा, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के बेस पे और एक प्रिंसिपल्स होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है, उसके बिहाफ पे ही तो साइंस कहते हैं उसको हम। तो यह अकाउंटिंग जो बनता है वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के बेस पे ऑन द सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, साइंस की तरह ही। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह का अकाउंटिंग होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम्स हमारी क्या होती है कि किसी भी एंट्री को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमारा होता है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मनी में मेजर करते हैं और फिर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम्स के रिकॉर्डिंग। यानी एक साइड आपका जो कहलाता है वो डेबिट होता है और दूसरा जो इसका साइड होता है वो क्रेडिट कहलाता है, राइट। दो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन्स को करने का, राइट। अब जैसे अगर हम मान लो कि हमने गुड्स परचेज किया कैश के थ्रू, राइट, तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, हाँ, उसको हम डेबिट में लिख देंगे और कैश हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। दो एस्पेक्ट्स होते हैं इसका रिकॉर्ड करने का, एक डेबिट एस्पेक्ट्स होता है और दूसरा एस्पेक्ट्स इसका क्या होता है, क्रेडिट। तो बेटा बस इसमें इतना ही आप रिकॉर्ड कर देना, वही बहुत है। आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ सिंगल एंट्री सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम्स हमारा क्या कहलाता है, इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करते हैं बेटा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो आपका होता है वो पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन किया जाता है या कैश बुक मेंटेन किया जाता है, और यह आपका जो बहुत ही स्मॉल बिजनेस करता है उसके लिए ये लायबल है।
लेकिन वैसे अगर गवर्नमेंट के नज़र में या फिर आपके जितने भी यूजर्स हैं उसके अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ मैं, तो इसको इनवैलिड माना जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम्स को। ये अपनी सुविधा के लिए लोग कर लेते हैं, बट ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या आपके यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बैंक वगैरह लोन, तो ये इसके बिहाफ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ट्रांजेक्शन्स को डबल रिकॉर्ड भी करता है और कुछ ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ वन साइड पे रिकॉर्ड करता है, दूसरे रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। राइट, कैश आया गया, बस कैश बुक बनाएगा और एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाएगा, दैट्स इट। इसीलिए इसको नॉट रिलायबल कहा जाता है। ये रिलायबल नहीं है क्योंकि अनसिस्टमेटिक है, इनकम्प्लीट सिस्टम है। ठीक है, से इसमें अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, इसीलिए इसको इग्नोर किया जाता है। तो अब अगर हम देखें तो सारे ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड होते हैं एक डबल एंट्री सिस्टम्स के बिहाफ पे नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें और इसमें ना ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पॉसिबल है, क्योंकि आप जब डेबिट और क्रेडिट नहीं करते तो आप ट्रायल बैलेंस ही नहीं कर पाते। और इसका रिजल्ट ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, और इसके थ्रू आप अगर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका प्रिपेयर नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। वैसे किया जाता है बट वो प्रॉपर तरीके से वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये था आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। राइट, और इसके बारे में हम आगे एक चैप्टर ही है ये अलग से, जिसको हम पढ़ेंगे, और ये डबल एंट्री सिस्टम है ये हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर में, जहाँ पे हमारा जनरल एंट्रीज करना है। 7th नहीं, 9th चैप्टर में। राइट बेटा, तो वहाँ पे हम इसको जनरल एंट्री वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 9 चैप्टर्स में। ओके, तो बेटा अब ये आज के अब ये ख़त्म हुआ, और जो भी आपका जो इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे हॉट्स क्वेश्चंस हैं, वो आप ज़रूर कर लोगे। इसके बैक साइड पे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन, हाँ, MCQ, राइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप साथ साथ ही किया करेंगे। ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसको खुद से अपना एक नोट्स बना के, जब उसको करने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपने बना लिया तो वो हो जाएगा। बट ये जो आपको मैंने बोला हाई ऑर्डर थिंकिंग यानी हॉट्स क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और MCQ, ये तो पक्का आप इससे कर जाओगे, और इसके बाद अपने नोट्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ओके, बाय, टेक केयर बेटा।